नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो दिल्ली में डटे राज्यपाल हेमंत सोरेन का क्या होगा, अब राजभवन पर टिकी सबकी नजरें। आपको बता दूं कि झारखंड में लगभग 15 दिनों से चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच हेमंत सरकार द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने के बाद एक बार फिर सबकी नजरें राजभवन की ओर टिकी है। आपको बता दूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यपाल रमेश बैस को निर्णय लेना है। फिलहाल इस संबंध में राज्यपाल द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। राजभवन की चुप्पी भी बरकरार है। आपको बता दूं कि अभी तक यह स्वीकार ही किया गया है कि चुनाव आयोग का पत्र राजभवन को मिला है। राज्य की आगामी सारी राजनीतिक गतिविधियां राज्यपाल के निर्णय पर ही टिकी है। फिलहाल राज्यपाल अभी भी दिल्ली में हैं। उनके रांची लौटने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय हो पाएगा। रमेश बैस 2 सितंबर को दिल्ली गए हैं, तब वे वहीं उनके दिल्ली जाने को लेकर राजभवन का कहना था कि एम्स में अपना रूटीन चेकअप के लिए गए हैं। हालांकि कयास लगाया जा रहा था कि इस दौरान उनकी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो सकती है। तो झारखंड में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण, हेमंत सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। आपको बता दूं कि झारखंड में एक बार फिर पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण का मामला सुर्खियों में है। सत्ताधारी गठबंधन के तीनों दल अपने चुनाव घोषणा पत्रों में ही इसकी बात कर चुके हैं और एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने विश्वास मत के दौरान अपने संबोधन में सरकार के इस वादे को दोहराया है। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ राजद ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण की बात कही थी। इस घोषणा के पहले ही कर्मी विभाग की अपनी कवायद शुरू कर दी थी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कमेटी के गठन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास संबंधित लंबित है। सूत्रों के अनुसार 3 सदस्य समिति के गठन को लेकर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिल सकती है। ज्ञात है कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि उनकी सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण पर बहुत जल्द प्रस्ताव लाने जा रही है। कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सरकार के पास पर्याप्त आधार तो हैं, लेकिन कुल आरक्षण 50% से अधिक हो जाने की स्थिति में इस निर्णय को चुनौती भी दी जा सकती है। विभागीय स्तर पर कानूनी पशुओं को बचाने के लिए भी तैयार की जा रही है। सरकार तमिलनाडु में आरक्षण के फॉर्मूले और उनको लागू करने के तरीके पर एक विशेष कमेटी के माध्यम से अध्ययन करा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा में नामांकन के लिए 7 अगस्त से शुरू होगी काउंसलिंग। आपको बता दूं कि सरकारी एवं गैर सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए बुधवार यानी आज से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। आपको बता दूं कि झारखंड के संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में 19 जून को ली गई प्रवेश परीक्षा का परिणाम 9 जुलाई को ही प्रकाशित कर दिया गया था, जिसके आधार पर यह काउंसलिंग होगी। आपको बता दूं कि पार्षद द्वारा जारी सूचना के अनुसार काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा सीट आवंटन के लिए विकल्पों के भरने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी, जो 13 सितंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे विकल्पों में 14 से 15 सितंबर के बीच किसी प्रकार के संशोधन कर सकेंगे। सीटों का आवंटन 20 सितंबर को होगा। 21 से 28 सितंबर के बीच आवंटित संस्थानों में प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नामांकन होगा। आपको बता दें कि इस काउंसलिंग के माध्यम से राज्य में पीपी मोड संचालित पॉलिटेक्निक संस्थान तथा रांची व दुमका स्थित झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में संचालित टूल एंड डाई मेकिंग पाठ्यक्रम के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट रांची में संचालित प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में भी नामांकन होगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं, धनबाद के बैंक मोड़ स्थित मुथूट फिनकॉर्प में डकैती के दौरान मारा गया भूली बी ब्लॉक निवासी 21 वर्ष शुभम सिंह उर्फ रोबोट उर्फ रेबिटा पटना में रह रहा था। आपको बता दूं कि 1 वर्ष पूर्व उसने अपने घर वालों को बताया था कि उसकी डिफेंस में नौकरी लग गई है। इसी खुशी में उसके घर वालों ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। आपको बता दूं कि बताया जाता है कि धनबाद में इन दिनों शुभम काफ़ी कम ही रहता था। अपने पढ़ाई के नाम पर वह पटना में और बाद में नौकरी के नाम पर वह बाहर रहने लगा था। पिछले 10 दिनों से धनबाद में ही रह रहा था मगर घर नहीं गया था। शुभम उसके बाकी साथी गांधीनगर रोड स्थित बाबूलाल गली में किशोर सोनी के घर में किराए पर रहते थे। मंगलवार की शाम एसपी संजय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 4 सितंबर को यह लोग किशोर सोनी के घर में रहने आए थे, लेकिन उसके पहले पिछले 10 दिनों से यह लोग धनबाद में अलग अलग जगह रहकर रेकी कर रहे थे। इन लोगों को मुथूट फिनकॉर्प के अलावा बैंक मोड़ कई आभूषण दुकान की भी रेकी की गई थी। इसके अलावा इस अपराधियों ने गलवस और दूसरे सामान भी धनबाद से ही खरीदे थे। इधर गांधी रोड बाबूलाल गली में रहने वालों लोगों ने किशोर सोनी के खिलाफ गुस्सा है। उनका कहना है कि किशोर कुमार सोनी पहले ही गलत सलत लोगों को घर किराए पर देते थे।
आपको बता दूं कि शुभम के पिता विश्वजीत सिंह एक निजी कंपनी में काम करते हैं, वहीं दादा बीसीसीएल के रिटायर्ड हैं। शुभम घर का इकलौता बेटा था, उसकी 2 छोटी बहनें हैं, जवान बेटे हैं। गलत संगत में फंसे और मुठभेड़ में मारे जाने से स्वजन सदमे में है। हालांकि इसके बावजूद परिवार वालों ने अभी तक यह क्लेम नहीं किया है कि शुभम उनका बेटा है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।